पत्नी पर शक था कि उसका अफेयर उसके ही दोस्त विवेक के साथ चल रहा है, पर उसके पास कोई ठोस सबूत नहीं था। अगर तुझे अपनी पत्नी पे शक था तो तू उसे डिवोर्स दे देता। मारने की क्या जरूरत थी, और वो भी इतनी बेरहमी से। आप भी मेरी जगह होते तो आप भी यही करते। अच्छा, तो आगे क्या हुआ? एक बार फिर अनुपमा और मेरा झगड़ा होने लगा। अनुपमा मान ही नहीं रही थी कि उसका विवेक के साथ अफेयर है। मैं इस बात से परेशान था। मैं डिप्रेशन में जा रहा था। अनुपमा और मेरे बीच रोज कहासुनी होती थी, और इसी बीच मुझे एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में कोलकाता जाना था, वो भी 2 महीनों के लिए। मैं परेशान हो गया क्योंकि मुझे लगने लगा कि मेरे पीछे पीछे अनुपमा विवेक के साथ गुलछर्रे उड़ाएगी। तुम कोलकाता गए या नहीं? गया था, पर मुझे अनुपमा पर शक था। मैं दिन में कई बार घर पे कॉल करने लगा। फिर क्या हुआ? कोलकाता में मेरी मुलाकात देवोलीना से। देवोलीना बहुत ही खूबसूरत और समझदार लड़की थी। मुझे देवोलीना से बातें करना बहुत पसंद था। धीरे धीरे हम दोनों की नजदीकियां बढ़ने लगी और हम दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। तुझे अपनी पत्नी पर शक था, और तू ये जो दूसरी लड़की के साथ प्यार कर रहा था, ये कहां से सही था? इसका कारण भी अनुपमा ही थी। हर चीज का दोष तू उस बेचारी को ही दे रहा है। विवेक जिस दिन से मेरे घर आया था, उस दिन से अनुपमा और मेरे बीच दूरियां बढ़ गई थी। हम दोनों एक दूसरे से सीधे मुंह बात तक नहीं करते थे, और हमारा वैवाहिक जीवन मानो खत्म सा हो गया था। और शायद इसी कारण मुझे देवोलीना से प्यार हो गया था। अनुपमा का अफेयर था या नहीं ये नहीं पता, और तूने खुद अफेयर कर लिया। वाह! अब ये बता, तूने अनुपमा का मर्डर क्यों किया? उस दिन क्या हुआ था? मैं कोलकाता से वापस देहरादून पहुंचा, और कुछ दिनों बाद अनुपमा को देवोलीना के बारे में पता चल गया। वो मुझसे झगड़ने लगी और डिवोर्स की मांग करने लगी। तुझे तो वैसे भी देवोलीना से प्यार हो गया था, तो अनुपमा को तलाक दे देता ना। वो धमकी देने लगी कि वो सोनू को भी साथ ले जाएगी, और साथ ही अब तक के मेरे कमाए हुए सारे पैसे भी। अच्छा, तो तुझे उसे पैसे नहीं देने थे? मैं पैसे देने को भी तैयार था। आखिर सोनू मेरा भी बेटा था। पर उसी वक्त विवेक का फोन आया। मैंने विवेक को बहुत गालियां दी। और फिर तू तो बहुत दूध की धूली बन रही थी ना अनुपमा। देख, तेरे यार का फोन आया है। अच्छा, अगर तुम्हें लगता है ना कि वो मेरा यार है तो ठीक है, तुमसे डिवोर्स लेकर उसी से शादी करूंगी। अनुपमा की ये बात मुझे खल गई। मैंने गुस्से में उसे जोर से धक्का मारा और वो बेड से जाकर टकराई। मैं घबरा गया। राजेश! राजेश! वो मुझसे मदद की भीख मांग रही थी, पर अगर मैं उसे हॉस्पिटल ले जाता तो पुलिस मुझे पकड़ लेती और मेरे खिलाफ केस हो जाता। ये सोच, कमीने, फिर तूने अनुपमा की लाश के 70 टुकड़े क्यों किए? अनुपमा के मरने के बाद मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उसकी लाश कैसे ठिकाना दूं। तभी मुझे एक हॉलीवुड फिल्म का मर्डर सीन याद आया। मैं तुरंत बाजार गया। मैंने एक बड़ा चाकू और एक फ्रीजर खरीद लिया। वो क्यों? अगर अनुपमा की लाश मिलती तो पुलिस जरूर मुझ तक पहुंच जाती, पर मैंने सोचा कि उसकी लाश के अलग अलग टुकड़े करके अलग अलग जगह फेंकूंगा तो किसी को पता नहीं चलेगा। अनुपमा की लाश के टुकड़े करते वक्त तेरे हाथ नहीं कांपे? नहीं, उस वक्त मैं बस अपनी सोच रहा था। मैं कैसे भी करके इस सब से बाहर निकलने वाला था। मैंने सोचा था कि सारे टुकड़े ठिकाने लगाकर सोनू के साथ कोलकाता चला जाऊंगा और वहां देवोलीना के साथ शादी कर लूंगा। तुझसे बड़ा नीच इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। तूने अपनी पत्नी को बस इसलिए मार दिया कि तुझे शक था कि उसका अफेयर है, और तो और तूने उसके 70 टुकड़े कर दिए ताकि पुलिस को उसकी लाश न मिले। तुझे तो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मेरा बस चले तो तुझे यहीं मार दूं। ये कहानी सुनकर इंस्पेक्टर का भी दिल दहल गया।
इंस्पेक्टर ने सारी बात अनुपमा के माँ और भाई को बताई। अनुपमा! मैं उस वहशी जानवर को नहीं छोड़ूंगा। उसने मेरी दीदी का ये हाल कर दिया। कानून उसे कड़ी सजा देगा। ऐसे अपराधियों को बिल्कुल भी माफी नहीं मिलेगी। अनुपमा के साथ जो हुआ वो सोचकर भी परेशान हो जाता हूं मैं। माँ जी, आपकी बेटी तो नहीं रही, पर उसका बेटा अब आप दोनों की जिम्मेदारी है। अनुपमा की माँ ने सोनू को गले लगाया और जोर जोर से रोने लगी। कोर्ट में जज ने सब कुछ अच्छे से सुना और राजेश गुलाटी को उम्र कैद की सजा सुना दी गई। उम्र कैद से भी बड़ी कोई सजा होती तो शायद उसे वो भी मिलती, क्योंकि अपनी ही पत्नी को मारकर उसके 70 टुकड़े करना ये बहुत ही घिनौना क्राइम है। शायद ही भारत में कभी ऐसा कोई क्राइम हुआ हो। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।